काम है। तो ये मालविका राज जी को मैं किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए उस समाज के कलाकारों को भी जोड़ना जरूरी है। आर्टिस्ट जो भी है, साहित्य को तो हमने जोड़ा, लेकिन हमने जो हमारे आर्टिस्ट है ना, पेंटर्स है या संगीतकार है, संगीत भी अभी जुड़ रहा है, लेकिन जो हमारे आर्ट वर्क है उसको हम नहीं जोड़ पा रहे। इसके अलावा और भी तरह के आर्ट वर्क जैसे कल्चर जो कहा जाता है उसमें सिर्फ लेखन ही नहीं है। हाँ, लेखन ही नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमें लगेगा। जैसे कुछ लोग कार्टून, अब कुछ लोग जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उसको आप जोड़ना चाहिए। हम लोग लाएंगे और 14 अप्रैल को भी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम एक आर्टिस्ट को पुरस्कृत करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहली चुनौती तो लड़कियों के सामने ये एजुकेशन की है। एजुकेशन तो फिर भी हासिल कर ले रही है, लेकिन उस फील्ड में जाना, उसमें काम करना और मतलब अपने सपनों को पूरा करना एक चुनौती है। तो वो चुनौती जो है उसको वो तब पार कर पाएंगी जब जो पुरुष साथी हैं वो उनका साथ देंगे। हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर, डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। सावित्रीबाई फुले के ऊपर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली में, और जो अम्बेडकरी महिला मंच है उसके जो शीर्ष लोग हैं, अनीता भारती जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। मैम, अम्बेडकरी महिला मंच का इस कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम था। तो ये किस तरीके का कार्यक्रम था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल हमने 3 जनवरी पे सोचा था। सावित्रीबाई फुले का शिक्षा पर बहुत काम है और हम इसको दलित महिला शिक्षा से जोड़ के देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि दलित महिलाओं की शिक्षा पे या उनके मुद्दों पे कभी भी बात नहीं होती। तो इसलिए हमने सोचा कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जब हम जन्मदिन मनाएंगे तो सच्चे अर्थों में उनका जन्मदिन ये होगा कि हम दलित महिलाओं की शिक्षा पर बात करें और उनमें क्या उनकी अड़चनें हैं, क्यों वो शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, या राज्यवार क्या उनके जो आंकड़े जो हैं वो बहुत कहीं कहीं तो 11% हमारी दलित महिलाएं शिक्षित हैं, और सबसे ज़्यादा स्कूल मतलब जिनका स्कूल छूटता है वो हमारी दलित महिलाएं 8वीं के बाद 9वीं के बाद। तो इसी पे हमने सोचा था कि इससे जोड़ करके हम प्रोग्राम करें। कुछ लोगों को सम्मानित भी किया आप लोगों ने, मालविका राज और तमाम लोगों को। तो ये ट्रेंड आप लोगों ने शुरू किया है, ये कायम जारी रहेगा? ये जारी रहेगा, और हम ये मानते हैं किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए उस समाज के कलाकारों को भी जोड़ना जरूरी है। आर्टिस्ट जो भी है, साहित्य को तो हमने जोड़ा, लेकिन हमने जो हमारे आर्टिस्ट है ना, पेंटर्स है या संगीतकार है, संगीत भी अभी जुड़ रहा है, लेकिन जो हमारे आर्ट वर्क है उसको हम नहीं जोड़ पा रहे। इसके अलावा और भी तरह के आर्ट वर्क जैसे कल्चर जो कहा जाता है उसमें सिर्फ लेखन ही नहीं है। हाँ, लेखन ही नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमें लगेगा। जैसे कुछ लोग कार्टून, अब कुछ लोग जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उसको आप जोड़ना चाहिए। हम लोग लाएंगे और 14 अप्रैल को भी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम एक आर्टिस्ट को पुरस्कृत करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको उत्साह मिलता है, और हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जैसे कि चंद्रभान जी बोल रहे थे कि क्या करता है बच्चा, आर्टिस्ट है, तो इसका मतलब बेकार है। बेकार नहीं है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का, और तो वो सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो ये आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार हुई थी कि इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि ये कारवां जो माँ सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए शुरू किया, एक ज्ञान और शिक्षा की जो मशाल लेकर वो चली, अगर इस मशाल को हम आगे लेकर नहीं जाएंगे, हमारी आज की जो जनरेशन है या जो हम लोग हैं, हमारे बच्चे इस चीज़ को कैसे समझेंगे, कैसे? और जहाँ हमने ये कारवां बंद किया या रोक दिया, वहीं से हमारे फिर बुरे दिन, वो मनुस्मृति काल और वो समय शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम हों, हमारी आगे वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ों का पता चले, और जो हमारी ही उम्र की जो हमारी बहनें हैं या जो अभी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हैं, और जो जानती हैं और काम करना चाहती हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े आकर और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आज के वक्त में महिलाओं के सामने, दलित महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
दलित महिला जो है वो दो तरह की चुनौती, मतलब वो एक तो वो दलित है और दूसरी वो महिला है, तो ये दो चुनौतियां हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन मोस्टली क्या है कि एक दलित लड़की अगर पढ़कर बाहर भी निकलती है तो बाहर भी वो बहुत ज़्यादा मेरी पिछली पीढ़ी जो मेरी खुद की मदर थी वो एक वर्किंग वूमेन थी और वो गवर्नमेंट जॉब करती, उन संस्थानों में भी आज तक मुझे लगता है कि बहुत भेदभाव और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। उनका टैलेंट है, उनकी जो एबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको परेशान किया। समाज में वैसे ही औरत का हाल जो है ओवरऑल जो है वो ठीक नहीं है, और जब वो पता चलता है लोगों को कि ये दलित है तो चुनौती और बढ़ जाती है और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम था, आप भी एक वक्ता थे। ये सवाल आमतौर पे लोग महिलाओं से पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज के वक्त में दलित महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? देखिए, दलित महिलाओं के सामने और जो गैर दलित महिलाएं हैं, इनमें थोड़े अंतर हैं। इनकी जो चैलेंजेज हैं, कई बार मैंने देखा है कि दलित पुरुष बच्चों की एजुकेशन के प्रति उतने संजीदे नहीं है, क्या शब्द है उसके लिए, हाँ, जितना महिलाएं होती हैं। नंबर 1 और नंबर 2 पूरी दुनिया ये जानती है कि अगर महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं एजुकेटेड हैं, तो उनकी पावर उतनी ही एजुकेशन से, उतनी ही सक्षमता से पुरुष से ज़्यादा होती है। इनका महत्व है। अलका, आप PhD स्टूडेंट हैं। आज कार्यक्रम था सावित्रीबाई फुले का, आप शामिल हुई थी। आज के वक्त में महिलाओं के सामने और खासतौर पर दलित महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखती हैं? मुझे लगता है सर, जिस तरफ सावित्रीबाई फुले का फोकस था कि शिक्षा की तरफ, तो हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ। एक आप कहिए कि उस रास्ते पे हम पहुँचे हैं, नौकरी तक भी पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी आप गांव देहातों में देखेंगे तो अभी भी लड़कियों का जो संघर्ष है वो मुझे लगता है एजुकेशन के लिए अभी भी वो संघर्ष चल रहा है। तो उनकी पहली लड़ाई जो है वो एजुकेशन के लिए हो रही है अभी भी, फ़िलहाल भी। और सावित्रीबाई फुले को हम लोग जिस रूप में आप जानने लगे बड़ी मात्रा में, वो मुझे लगता है बहुत समय लग गया। मेरे जैसी लड़कियां जो, अब मैं शायद अपने घर में पहली PhD स्कॉलर हूँ, मेरे आसपास भी किसी ने ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट की अपनी। तो अभी आज बात हो रही थी कार्यक्रम में कि ग्रेजुएशन होते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और फिर उनकी जो BSc साइंस से करके वो पढ़ाई करके भी लास्ट में ऑप्शन उनके पास बचता है शादी का। तो उस तरीके से शादी के बाद ना वो नौकरी कर पाती हैं और ना अपने सपनों को पूरा कर पाती है उस तरीके का। तो मुझे लगता है कि पहली चुनौती तो लड़कियों के सामने एजुकेशन की है। एजुकेशन तो फिर भी हासिल कर ले रही है, लेकिन उस फील्ड में जाना, उसमें काम करना और मतलब अपने सपनों को पूरा करना एक चुनौती है। तो वो चुनौती जो है उसको वो तब पार कर पाएंगी जब जो पुरुष साथी हैं वो उनका साथ देंगे, अपनी बहन, अपनी बेटियों को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अम्बेडकरी महिला मंच जो बना, इससे क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से आप लोग देखना चाह रहे हैं कि ये काम करे? मुझे लगता है कि ये बहुत एक आशा की एक किरण है। तो अम्बेडकरी महिला मंच का कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है महिलाओं के बीच में कि जो सावित्रीबाई फुले का सपना था उसको पूरा करेंगे, और महिलाएं जो अम्बेडकरी समाज की महिला हैं वो आपस में जुड़ के इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, जो अभी बात हुई, कि जब तक इसमें पुरुष साथियों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक रास्ता मुश्किल होगा। उस बारे में तमाम अम्बेडकरवादियों को सोचना होगा। फिलहाल अम्बेडकरी महिला मंच जो दिल्ली से शुरू हुआ है, ये भविष्य में इसको लेके ऐसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित।